हेलो। चलिए भाई बच्चों, देखिए क्लास आ गई है आपकी, स्टार्ट हो गई है। साउंड वाउंड ओके है क्या? फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम। चलिए, साउंड ओके। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? आ गई है आपकी। चलिए। कल हमने देखा था आपका आर्मेचर रिएक्शन भाई। ओके, और उसके इफेक्ट देखे थे। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट था और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट था। और उनके फिर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन से आपका क्या हो रहा था, और डीमैग्नेटाइजेशन से देखा जाए तो आपके पास मैंने क्या बताया था, नेट फ्लक्स क्या हो रहा था आपका, कम हो रहा था। और कम हो रहा था तो जनरेटेड वोल्टेज कम हो रही थी। इससे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो अच्छा नहीं है मशीन के लिए। ओवरऑल ये था। अब इसको कम करने के लिए भाई हमने पढ़ा था क्या, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि आर्मेचर का जो आर्मेचर फ्लक्स का जो इफेक्ट कहलाता है हमारे पास, जो प्रभावित करता है मेन फ्लक्स को, वही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मशीन में और चीजें ऐड कर देते हैं। इसका नाम होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। भाई इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। जो इसके पॉइंट होंगे वो मैं लिखवा दूंगा, इसका काम क्या है वो। अब ये पहली बात तो होती कहाँ, मान लो मेरे पास पोल है किसके, मशीन के। मशीन के पोल है एन और एस, और ये मेरे पास आर्मेचर है भाई। ठीक है। इसे इसको और बेहतरीन गोला कर सकते हैं हम, इससे 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 है। तो गलत आ रहा, मेरे से बन नहीं रहा। चलिए कह रहा, आप समझ तो जाओगे। एक बार और ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ये बन गया गोला। ठीक है, अच्छा बन गया। तो ये मेरे पास क्या है, आर्मेचर है अंदर। तो इस पे कंडक्टर होंगे। ठीक है भाई, ये होंगे ये इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है। तो ये आर्मेचर हो गया, तो इनमें कुछ इस प्रकार से करंट होगी, है ना। ये क्रॉस और डॉट मैं आपको बता चुका हूं कि इसका मतलब है करंट आ रही, इसका मतलब है करंट जा रही है। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है भाई, ये की जाती है मेरे पोल के शू में। इसको बोलते हैं पोल शू। यहां पे की जाती है। इसका काम क्या है, ठीक है, ये याद रखना। ये क्या है मेरे पास, ये है पूरी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है भाई बच्चों। अब हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को। अब जो जो इससे क्वेश्चन बनते हैं भाई, वो किस प्रकार के बनते हैं वो भी हम देखते चलते हैं साथ ही साथ। ठीक है। अब मुझे पता है कि आर्मेचर की वजह से मेन फ्लक्स क्या हो रहा था, कुछ भाई इसकी वाइंडिंग यहां होती है। ठीक है, ये वाली वाइंडिंग कहां होती है, यहां होती है, यहां होती है, यहां होती है। ये क्या हो रहा है मेरे पास, फील्ड वाइंडिंग। ये दोनों क्या है मेरे पास, फील्ड फील्ड वाइंडिंग। ठीक है। और जो आर्मेचर की वजह से फ्लक्स बन रहा था, उसकी वजह से यानी कि जो मेन फ्लक्स इधर जा रहा था उसको ये इफेक्ट कर रहा था। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो आर्मेचर से जो फ्लक्स बन रहा है, इसकी वजह से तो मेन फ्लक्स कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे एडिशनल फ्लक्स नहीं दे सकते। वो कैसे देंगे, मैंने यहाँ पे वाइंडिंग कर रखी है इसके, किसमें, पोल टू में, पोल फेस में बोल देते हैं इसको। ठीक है। और यानी कि पूछा जाता है आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ की जाती है, तो जो पोल का ये फ्रंट एरिया होता है, पोल फेस, इसमें की जाती है। इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके जस्ट अपोजिट होगी। अगर यहाँ पे क्रॉस है, यानी कि करंट क्रॉस का मतलब जा रही है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि इसमें करंट आए। अगर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस। पहली चीज तो ये कि जो आर्मेचर के सामने के कंडक्टर होंगे, उनके जस्ट अपोजिट होगी इसकी करंट की डायरेक्शन।
और इसकी क्या बोलते हैं, इधर डॉट तो इधर क्रॉस, डॉट तो क्रॉस। ओके, पहली चीज तो ये पॉइंट नोट कर लेना भाई कि जो आर्मेचर के कंडक्टर आ रहे होंगे फेस के सामने, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट की डायरेक्शन होगी उनके जस्ट अपोजिट होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाइंडिंग नाम से पता चला कंपनसेट करने के लिए यूज की जाती है। कंपनसेट का मतलब भाई कंपनसेट किस चीज को कर रही है, करंट बढ़ रही, फ्लक्स बढ़ रहा, फ्लक्स का जो कंपनसेशन हुआ, फ्लक्स को कंपनसेट कर रही है। फ्लक्स किसकी वजह से कंपनसेट हुआ, किसकी वजह से लॉस हुआ, सॉरी कंपनसेट बोल रहा हूं मैं, फ्लक्स का लॉस किसकी वजह से हुआ, आपके पास जो आर्मेचर रिएक्शन था उसकी वजह से नेट फ्लक्स कम हुआ। अब भाई जितना कम हुआ उसी हिसाब से हम इसमें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली दूसरा आता है इसका कनेक्शन का भाई, तो जो कनेक्टेड, ये कनेक्टेड होती है विद आर्मेचर, विद आर्मेचर इन सीरीज, सीरीज में। तो इस सीरीज में क्यों भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको आर्मेचर के साथ इस वाइंडिंग, मान लो ये यहां से है वाइंडिंग, ठीक है भाई, तो इसके साथ अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा इसको, ओके, इसको क्या कर दूंगा, अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो सिंपल सी बात है कि जब मेरी करंट बढ़ेगी, लोड बढ़ने पे करंट बढ़ेगी, वो टोटल करंट कहां बढ़ेगी, आर्मेचर में। तो जब आर्मेचर में करंट बढ़ेगी तो आर्मेचर का रिएक्शन बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने जो वाइंडिंग कर रखी है ये आर्मेचर से कनेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि आर्मेचर का जब करंट बढ़ेगा तो इसकी भी करंट बढ़ेगा, इसका करंट बढ़ेगा तो इसका फ्लक्स भी वेरी करेगा, और जब इसका फ्लक्स वेरी करेगा तो जो इसकी वजह से लॉस हो रहा है तो उसको क्या करता है, ये एक तरीके से कंपनसेट करता है। आई बात समझ में। तो यानी कि देखा जाए तो बेसिकली किसका काम करता है ये, कंपनसेट किसका, किसकी वजह से, क्या बोल रहे थे, जो आर्मेचर रिएक्शन हुआ है। क्लियर है। तो एक पॉइंट तो ये आता है भाई, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, ठीक है, और वो कारण मैंने आपको बता दिया है क्यों करते हैं। दूसरी चीज कि ये पोल फेस में की जाती है, ठीक है, और देखा जाए ये क्या नाम है इसके, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को रिड्यूस करती है, ठीक है, रिड्यूस लिख लो, रिड्यूस, ये पॉइंट लिख लेना जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं, ठीक है भाई। तो ये यहां से आपके पास क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि ज्यादातर इसकी थ्योरी क्वेश्चन है, छोटे छोटे टॉपिक है जिनसे आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ठीक है। सही दे रहा है आज तो नहीं, उसका पंगा है कुछ स्क्रीनिंग का, ठीक है भाई। तो चलिए ये था आपके पास क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फंडा, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने बता दिया है, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, और दूसरी क्या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करती है, या ओवरऑल देखे जाए तो आर्मेचर रिएक्शन को भी एक तरीके से कंपनसेट करती है, जो होगी आपके पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं अब आपके पास, नेक्स्ट देखिए ये हो गया आपके पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इसी प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक आता है इंटरपोल्स, इंटरपोल्स, और इसको कंपोल्स भी बोल देते हैं भाई। इनसे भी एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाता है, छोटे छोटे टॉपिक भले ही, इन चीजों को याद रखना। तो भाई आपके पास जो डीसी मशीन होती है ना, अब तो यार मैं वो गोला बना सकता हूं, है ना, क्या कर रहे थे तो सारा मिट गया, क्या थे इंटरपोल्स। डिप्लोमा लेवल पे इन पे बस यही आता है कि कहां होते हैं, और कंपोल्स, ठीक है। ठीक है भाई, ये है मेरे पास मशीन, इसमें सिंपल सी बात है, ये मेन पोल होते हैं N और S, N S N, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास मेन पोल, क्या हो गया, मेन पोल, ठीक है। ये पता आपको कि कैसे बनते हैं,
ठीक है, फिर यहाँ पे आपके कुछ पोल्स होते हैं आपके पास छोटे, ठीक है, ठीक है, और इनकी पोलरिटी कैसी होती है, जो इनसे नेक्स्ट, मान लो डायरेक्शन, रोटेशन डायरेक्शन ये है, घूमने की डायरेक्शन में, ये पॉइंट नोट कर लेना कि इंटरपोल की जो आप अब देखो, ये तो बना दिया आपके, तो इनकी पोलरिटी क्या होनी है, तो इनकी जो पोलरिटी होगी जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा उससे जो नेक्स्ट होगा, तो ये एस है तो ये एस होगा, ये एन है तो ये एन होगा, ठीक है, ये एस है तो ये एस होगा, और ये एन है तो ये एन होगा। घूमने की डायरेक्शन में जो भी उससे नेक्स्ट पोल होगा उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, वो सॉरी वही उसकी पोलैरिटी होगी। ये सब क्या है, ये भी और ये भी क्या है, इंटरपोल्स, इंटरपोल्स, ठीक है। इसमें भी पहली चीज तो क्वेश्चन पोलरिटी पे आ जाता है इसका कि पोलरिटी क्या होगी, तो जो भी नेक्स्ट वाला आ रहा होगा घूमने की डायरेक्शन में वो इसमें क्या होगी, इंटरपोल्स की पोलरिटी होगी। दूसरी चीज, इसकी भी कुछ ना कुछ वाइंडिंग एन एस होगा, तो सिंपल सी बात है वाइंडिंग तो इस पे भी होगी। ये भी किसके साथ रहते हैं, कनेक्टेड, दूसरा पॉइंट लिख लेना, कनेक्टेड विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं इन सीरीज। तो मेरे पास चाहे कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो चाहे इंटरपोल की वाइंडिंग हो, दोनों के दोनों ही इसके साथ क्या रहते हैं आपके पास, दोनों के दोनों क्या करते हैं इसमें क्या बोलते हैं, सीरीज में रहते हैं आर्मेचर के साथ। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्ट हो, किसके साथ होती है, फील्ड वाइंडिंग के साथ होती है आर्मेचर के, तो आर्मेचर के साथ ही होती है। आर्मेचर के साथ इसलिए भी करते हैं हम क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आर्मेचर में जब लोड पे करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आर्मेचर का रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है, इसी प्रकार से इनका भी फ्लक्स बढ़ेगा, और इनको इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं हम कि ये आर्मेचर फ्लक्स का अपोज करे, है ना, आर्मेचर फ्लक्स का अपोज करे, ठीक है भाई। तो दूसरी चीज, अब देखो भाई, ये क्या करते हैं, आर्मेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, पोलरिटी बता दी मैंने आपको, इसको पोलैरिटी वाला भी बता दिया इसका कि क्या होता है, नेक्स्ट पोलरिटी सेम एज नेक्स्ट पोल इन रोटेशन डायरेक्शन, रोटेशन की डायरेक्शन में जो भी नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। दूसरा चीज, तीसरा पॉइंट इसमें लिख लो, ठीक है, ये थोड़े थियोरेटिकली है, जो न्यूमेरिकली थे वो करा दिए मैंने, जो न्यूमेरिकल जहां से आने के चांसेस थे आपके पास, ठीक है। अब जो क्या इसका काम क्या होता है, ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज होती है, रिएक्टेंस वोल्टेज होती है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्रोवाइड करता है, कम्यूटेशन प्रोवाइड करता है। पूछा जाता है कि जो स्पार्कलेस कम्यूटेशन होता है किसकी कारण से होता है, वो इंटरपोल्स की वजह से होता है, ठीक है भाई। ये पॉइंट्स था इसके पास। और देखो, एक तो था हमारे पास क्रॉस मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से, जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर की वजह से हो रहा था, ठीक है। कुछ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इन दो पोलों की वजह से भी होता है आपस में, जो इसके पोल हैं, तो ये वाला उस वाले क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को समाप्त करता है, किसके, जो हमारे पोल्स की फील्ड की वजह से, क्लियर है। तो मेन जो पॉइंट्स थे मैंने आपको इसमें लिखवा दिए हैं बच्चों, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि स्पार्किंग, ये भी पूछ लेता है स्पार्किंग से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इंटरपोल्स का यूज किया जाता है वहां पर, ओके। ये हो गया आपके पास इंटरपोल्स, ओके। अब चलते हैं भाई, आपके पास लगभग ये छोटे छोटे से टॉपिक थे जो कि आपके पास समाप्त हो गए हैं, ठीक है। सही दिखाई दे रहा है आज, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए
अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे इसके, जो कि है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या, एक तरह की बेसिकली उसके कि कौन सा जनरेटर आपका किस प्रकार से बिहेव करेगा, कि फील्ड के करंट बढ़ने पे उसकी टर्मिनल वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और लोड बढ़ने पे किन पैरामीटर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी से हमें ये पता चलता है कि कौन सा जनरेटर किस जगह सुटेबल है, कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पता है तो भाई। ओके, तो देखा जाए तो आपके पास 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, एक होती है पहले नंबर की ओपन सर्किट, तुम पूरा लिखना सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दूसरी होती है आपकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरी होती है आपके पास इंटरनल, पूरा लिखना है यार। ठीक है, तीसरी होती है आपकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक होती है आपके जनरेटर की। ओपन की अगर मैं बात करूं, ओपन को हम ये भी बोल देते हैं, इसका एक और नाम होता है मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक भी बोल देते हैं इसको। और ये जो होती है मेरे पास, ये मेरे पास ई नोट, नोट का मतलब है मेरे पास नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज, यानी कि जब मेरे पास ये लोड पर नहीं है, और आई एफ के बीच में, यानी कि फील्ड करंट के बीच में इसका ग्राफ खींचते हैं हम, कैसे रिएक्ट करता है फील्ड करंट। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है मेरे पास ई और इंटरनल आई ए। ठीक है, ये मेरे पास लोड के ऊपर वोल्टेज है। ई क्या है मेरे पास, लोडेड वोल्टेज है भाई, यानी कि जब मेरे पास आर्मेचर में कितनी वोल्टेज बिल्ट हो रही होगी। ठीक है, और ये आर्मेचर करंट है ये आपके पास, इसे लिख भी दो आप, वोल्टेज जनरेटेड वोल्टेज, सॉरी जनरेटेड वोल्टेज एट लोड। और जो ये है, आप इसको सीक्वेंस में लिख लेना, मेरा इसे इधर उधर हो रहा, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट के बीच में। ठीक है, एक्सटर्नल तो आपको पता है, एक्सटर्नल में यानी कि आउटपुट में उसके पास मेरे पास V और लोड करंट। एक्सटर्नल तो दोनों चीजें, अब बाहर क्या मिलता है आपको, लोड पे लोड करंट और V वोल्टेज, ये क्या होगी टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, और इसको बोल देते हैं हम लोड करंट, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो कभी कभी तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये कौन सा किसके उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो जो बताया था मैंने आपको, इसके बस इसके एक दूसरा नाम आता है, इसको मैग्नेटिक सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक भी बोल देते हैं आप, तो लिख लेना मैग्नेटिक सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, या फिर इसको नो लोड कैरेक्टरिस्टिक भी बोल देते हैं इसको। ओके, चलिए अब बात करते हैं इनकी। यहां तक बताइए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक भाई? ठीक है, अब इन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं कि कौन सा जनरेटर आपका किस प्रकार से बिहेव करता है। सबसे पहली चीज ये जरूर याद कर लेना कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किस किस टर्मिनोलॉजी, किस किस पैरामीटर्स के बीच में खींची जा रही है भाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की भाई। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का मैं बता दूं आपको, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक
इसको शॉर्ट में OCC भी बोलते हैं, हम आगे OCC ही इसका नाम लेंगे भाई। किस किस के बीच थी भाई ये? मेरे पास नो लोड और फील्ड करंट के बीच। तो भाई पहले बता दूं मैं, आपके पास ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी एक जैसी रहती है, चाहे वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो या फिर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हो, सबकी एक जैसी ही रहती है। तो मैं लिख देता हूं एक पॉइंट, आप भी लिख लेना, ये कैरेक्टरिस्टिक सेम, मैं शॉर्टकट में लेना, सेम फॉर ऑल जनरेटर। चाहे मेरे पास सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो या मेरे पास सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हो, ये सबके लिए एक जैसी ही रहती है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि जैसी कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास सीरीज की आएगी ओपन सर्किट, ऐसी ही शंट की आएगी, ऐसी ही सीरीज की आएगी, और ऐसे ही सेपरेटली की आएगी, ऐसी सेल्फ की आएगी। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं भाई सेपरेटली एक्साइटेड के लिए। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है भाई? आपके पास मान लो मेरे पास एक जनरेटर है, ये वोल्टेज है मेरे पास, ठीक है, और इसकी फील्ड को मैं इधर से सेपरेटली का मतलब बाहर से क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। ठीक है, वेरिएबल यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, उससे कर सकते हैं, बाकी मैंने इसी में इन्वॉल्व करके दिखा दिया। इसमें जाने वाली करंट क्या होगी भाई बच्चे? IF। तो इसने किसका बोला? ई नोट कहां प्रोड्यूस होगा? ई नोट जनरेटेड वोल्टेज एट नो लोड। तो ग्राफ कैसा बनेगा? मुझे किस किस के बीच में खींचना है? ये हो गया मेरे पास IF, ठीक है, फील्ड करंट, और ये हो गया मेरे पास ई नोट यानी कि नो लोड वोल्टेज। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। अब देखो भाई, इसका अगर मैं बात करता हूं, फील्ड करंट 0 है, फील्ड करंट 0 है और मेरा आर्मेचर मूव कर रहा है, ठीक है, तो कुछ वोल्टेज तो बिल्ड करेगा, क्योंकि मैंने बता रखा है रेजिडुअल के कारण। तो इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं, यहां से ये O पॉइंट है, 0 पॉइंट है, तो यहां से इस प्रकार से ये जनरेट करता है। अब ऐसा क्यों लिया भाई हमने? मान लो आप इसकी क्या बढ़ा रहे हो भाई? फ्लक्स बढ़ा रहे हो। तो मुझे पता है, अब देखो दो चीजें मैंने बताया था, ये वाले फंडे याद रखना, Eg इक्वल टू फॉर्मूला था P पाई ZN अपॉन के 60A। ये पढ़ा था, पोल फिक्स, ठीक है, कंडक्टर फिक्स, ठीक है, और ये इसके पैरेलल पाथ भी फिक्स। तो यानी कि Eg केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे पास फ्लक्स और स्पीड के ऊपर डिपेंड कर गया भाई। ठीक है, मान लो मेरे पास स्पीड को भी मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो Eg, क्योंकि ग्राफ तो मैं फ्लक्स के रेस्पेक्ट में खींच रहा हूं, तो स्पीड कांस्टेंट, तो Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो जैसे ये बढ़ेगा ऐसे ही आपकी ये बढ़ती जाएगी। ये जो छोटी सी A पॉइंट तक जो OA वोल्टेज है, ये है मेरे पास रेजिडुअल फील्ड के कारण ये वोल्टेज बहुत कम होती है भाई। ठीक है, अब ये यहां से यहां तक तो बढ़ी भैया आपने, यहां से यहां तक तो ये बढ़ी इस पॉइंट तक, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट सी होगी। ठीक है, B नाम दे दो इसका, है ना। यहां तक अगर मैं बात करूं इसकी, अब ये कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि मैंने बता रखा मैग्नेटिक सर्किट में जब आप करंट बढ़ाए जा रहे हो, करंट I क्या बढ़ाए जा रहे हो आप, ठीक है, जो फ्लक्स होता है मेरे पास I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कब तक? अप टू सैचुरेशन मोड तक आप करंट बढ़ाते जा रहे हो, बट एक लेवल के बाद करंट तो बढ़ेगी लेकिन आपका फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है भाई, मेरे पास ये क्या आ गया? सैचुरेशन पॉइंट। तो क्या होगा इसमें? क्या होगा इसमें? अगर आप करंट बढ़ाओगे फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, और जब फ्लक्स नहीं बढ़ेगा
तो भाई जनरेटेड ईएमएफ कहां से बढ़ाया, क्योंकि स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है, तो स्पीड बढ़ाओ, बट स्पीड को हमने कांस्टेंट रखा कि अगर कोई चीज 100 आरपीएम पे चल रही तो 100 ही रखे हमने, हमारे पास ऐसा सोर्स नहीं है कि स्पीड को बढ़ाया जा सके। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, तो ये आ जाएगी आपके पास नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है भाई, अब देखो ये किसी भी जनरेटर के लिए ले लो, क्योंकि आप यहां पे लोड तो कनेक्ट कर ही नहीं रहे ना, और जब लोड नहीं कनेक्ट कर रहे, तो जब लोड नहीं कनेक्ट कर रहे ना इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, और ना इसमें आर्मेचर रिएक्शन होगा। जब लोड ही कनेक्ट नहीं कर रहे तो आर्मेचर करंट ही जीरो रहेगी। ये क्या है, नो लोड का मतलब इस वाले पोर्शन को आपने ओपन रखा है, और ओपन रखा है तो आर्मेचर करंट क्या होगी भाई इसमें, जीरो। आर्मेचर करंट जीरो तो इसमें कुछ आर्मेचर रिएक्शन ही नहीं होना, और ना इसमें कुछ ड्रॉप होना। तो सेम एज इट इज, चाहे आप शंट के लिए ले लो, चाहे कंपाउंड के लिए ले लो, या फिर किसी भी जनरेटर के लिए ले लो, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी जो सेपरेटली एक्साइटेड के लिए कौन सी थी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगी। तो इस पॉइंट को नोट कर लो कि चाहे कोई भी जनरेटर हो उसके लिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हमारी सेम रहती है भाई। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं हम बाकी कैरेक्टरिस्टिक। ओपन होगी आपके पास, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर आप स्पीड को बढ़ाते हो, अगर आप स्पीड को बढ़ाते हो सेम फील्ड पर, तो आपकी क्या है, जनरेटेड वोल्टेज बढ़ती चल जाएगी। वो तो साफ पता चल रहा है, यहां से इस फॉर्मूले से साफ पता चल रहा है। ठीक है, ये होगी आपके पास ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरी कौन सी थी भाई, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये किसी भी उसके शंट के लिए देख ले रहे हैं हम। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मैं बता दूं आपको, अगर सीरीज के लिए भी करते हो, बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर मैं इस चीज को सीरीज के लिए करूं, यहां से ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं सीरीज के लिए भी करता हूं, तो सीरीज जनरेटर कैसे होगा भाई, इस प्रकार से होगा। ये हो जाएगा, ये क्या है, आर एस ई, ये आर्मेचर है, और यहां पे मेरे पास लोड है। ठीक है, तो चाहे इसकी ले लो, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहना है भाई इसमें भी। और इसमें सेल्फ एक्साइटेड का मतलब आपने इसको, वो सॉरी, सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है इसको आपने बाहर से सप्लाई दी है। मैं यहाँ पे इसको जो सप्लाई दे रहा हूं मैं बाहर से दिखा दो, ये एज्यूम कर लो। ठीक है, तो इसकी जो फील्ड को सप्लाई दे रखी है हमने, वो बाहर से दे रखी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी भी सेम एज इट इज वही रहेगी, बट ड्रॉप ज्यादा आ जाएगा, आगे पढ़ेंगे तो हम क्लियर कर देंगे। कहने का मतलब ओपन सर्किट की बात नहीं करते इसमें, क्योंकि ओपन सर्किट सबकी एक जैसी ही रहनी है। ठीक है, अब कहां थे हम, हाँ, अब थे हम दूसरी कौन सी थी, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, अभी हम सेपरेटली की बात कर रहे हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच थी भाई मेरे पास, ये ई और आई के बीच। तो ठीक है भाई, कौन सा, सेपरेटली की बात कर रहे हैं, तो ले लो। ये जनरेटर है भाई मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास फील्ड करंट है, ओके। ये आर्मेचर है मेरे पास, और ये तो ओपन है, नहीं क्या इंटरनल है, आइए, तो ये क्या है मेरे पास, लोड। ठीक है, तो यहां पे तो मेरा, इसे ओपन नहीं रखोगे आप, क्या कर दोगे, एक लोड लगा दोगे एल। ठीक है, तो इसमें करंट जाएगी आपकी आइए, सिंपल है। इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आर ए होता है, और वोल्टेज यहाँ पे ईजी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब किस किस के बीच ग्राफ खींचना भाई मेरे को, ई, और दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा है मेरे पास क्या बोलते हैं,
आई ए। अब हमने ये देखना है इसमें कि भाई आई ए यहां पे है और ई जी को ही ई माना है हमने। ये अब क्या है, लोडेड वोल्टेज है। अगर बात करता हूं मैं किसकी भाई, आपके पास नो लोड वाले की। नो लोड वाले में हमारे पास ग्राफ क्या था, इस प्रकार आया था। तो यानी कि वोल्टेज इतनी फिक्स दे रहा था, एक पॉइंट के बाद ये सैचुरेट हो जा रहा था। आप चाहे कितने भी फील्ड करंट दे के रखो नो लोड पे। तो कहने का मतलब अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, ये होगी मेरे पास ई नोट, नो लोड वोल्टेज क्या होगी, नो लोड वोल्टेज। ठीक है। अब मेरी आर्मेचर करंट बढ़ रही है, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी भाई। ठीक है। अब मेरी आर्मेचर करंट बढ़ रही है तो मुझे क्या चाहिए, ईजी। ठीक है। अब ईजी के कारण क्या होगा भाई, मेरे पास ईजी दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, फाई और एन। हम एन को ले ही नहीं रहे, ईजी के कारण हम फाई देख रहे हैं। तो जब मेरे पास आर्मेचर में करंट जाएगी तो क्या आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, हाँ होगा। आर्मेचर रिएक्शन में क्या था, एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट था, एक डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट था जो नेट फ्लक्स को कम कर दे रहा था। तो जो पहले फ्लक्स था जो नो लोड पे था, नो लोड पे तो आर्मेचर रिएक्शन हो ही नहीं रहा था। तो यानी कि यहां पे जब मेरे पास फ्लक्स रिड्यूस होगा तो मेरी जनरेटेड वोल्टेज भी कम होगी, क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है और इसी को हमने ई से डिनोट कर रखा है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी और इसमें जो कमी आएगी वो वोल्टेज की ये आएगी। और ये जो ड्रॉप आ रहा है, इतना ड्रॉप ये आ रहा है मेरे पास आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। ठीक है भाई। तो ये क्या होगी मेरे पास, ई। ये क्या होगी मेरे पास, ई। आई बात समझ में। यहां पर ये बात अलग है कि इसमें हम सेपरेटली उसको क्या बोलते हैं, फील्ड की एक्साइटेशन को बढ़ा के इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड है। ठीक है। बट सेपरेटली एक्साइटेड हम कम यूज करते हैं क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा बैटरी की जरूरत पड़ती है, कॉस्टली हो जाता है आपके पास। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक तो होगी इसकी ओसीसी, और ये नंबर 1। और दूसरे नंबर की होगी भाई मेरे पास, ये होगी मेरे पास 2 नंबर, 1 नंबर ओसीसी, 2 नंबर होगी मेरे पास इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है। अब तीसरी वाली पे भी आते हैं, तीसरी भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएगी। तीसरी क्या थी भाई मेरे पास, यहीं पे बता दे रहा हूं। जो तीसरी थी मेरे पास, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी भाई मेरे पास, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी मेरे पास एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या कहलाती थी मेरे पास, ये किस किस के बीच थी, V और IL के बीच में। तो भाई मुझे पता है कि V तो मेरे पास यहां मिलेगा। इसके केस में जो आर्मेचर करंट है वही मेरे पास लोड करंट है। देखो जो आर्मेचर करंट IA=IL है। हालांकि जब हम सेल्फ एक्साइटेड भी लेंगे उसमें भी लगभग IA IL के बराबर ही रहती है, क्योंकि सारी लोड करंट वहीं से होके गुजरती है। सीरीज में तो सेम रहती है, शंट में भी लगभग बराबर हो जाती है। तो वहां पे चाहे IA दिखा दे या अप्रोक्सीमेट IL भी दिखा सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे दिखाया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। तो भाई मुझे पता है, तो EG का फॉर्मूला होता है मेरे पास भाई ऑलरेडी क्या था, IA प्लस के V, और V पूछा है इसने, तो EG माइनस के IA तो IA का आउट ड्रॉप होगा। देखो EG क्या था, जनरेटेड ईएमएफ था। लोड पे तो वोल्टेज आपको क्या मिलेगी, लोड पे तो E मिलेगी, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज अब तो इसमें कुछ ड्रॉप होगा, तो यानी कि वोल्टेज में और ड्रॉप आएगा मेरे पास। तो यहां से जो वोल्टेज मिलेगी मेरे को, ये मिलेगी इस प्रकार से V।
और ये वाला जो ड्रॉप है मेरे पास, ये ड्रॉप क्या लाएगा मेरे पास, ये आर ए ड्रॉप। आई बात समझ में भाई? तो दे रहा कुछ टूटा था। ये होगी आपके पास इंटरनल, एक्सटर्नल और ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली एक्साइटेड की। अब वो ऐसे पूछता है, सवाल क्या बनता है भाई आपके पास, है ना? ये तो कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस करनी है बस, कि भाई क्या सवाल होगा। सवाल ये बनेगा कि अगर मैं फील्ड करंट बढ़ा रहा हूं या लोड बढ़ा रहा हूं तो टर्मिनल वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है लोड कहां बढ़ता है, यहां भाई। लो और बढ़ा दो, लोड बढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कितना लोड कनेक्ट कर दो। तो लोड बढ़ेगा तो भाई आपकी लोड करंट बढ़ेगी, लोड करंट बढ़ेगी तो दैट मींस आर्मेचर करंट बढ़ेगी, आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा तो वोल्टेज और कम प्रोड्यूस होगी। तो यानी कि टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। तो लोड करंट के बढ़ने पे या लोड बढ़ने पे वोल्टेज में क्या होता है, आपके कमी आती है। ये आपके घरों में भी चलता है। जैसे आपने देखा होगा हीटर ऑन किया तो एकदम बल्ब क्या होता है, कम बुझता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में जब वो हीटर ऑन करते हैं तो करंट खींचता है, और करंट आपकी जो नेट करंट है वो बढ़ गई है, तो ड्रॉप भी बढ़ गया आपका। उस लाइन से जिस लाइन से करंट आ रही है ना, रेजिस्टेंस तो फिक्स है, और फिर उस लाइन से जहां से करंट आ रही है उसका ड्रॉप बढ़ गया, और ड्रॉप बढ़ गया तो टर्मिनल वोल्टेज कम मिल रही है, और टर्मिनल वोल्टेज कम मिल रही तो पी का सिंपल सा फॉर्मूला V²/R। वोल्टेज थोड़ी सी भी कम हुई तो स्क्वायर टाइम पावर कम होती है। दैट्स इट। इसी वजह से वोल्टेज जैसे हैवी लोड करते हो तुम, कम लोड का तो पता नहीं चलता, है ना। वैसे होता है, एक बल्ब को भी अगर आप ऑन करते हो दूसरे उसमें देखोगे तो इंटेंसिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, माइनर से। ठीक है, हैवी लोड पे तो साफ दिखता है वो। अब सही चल रही है। एक सेकंड, रुको यार, इसमें आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बट बेटा ये तार हिल गया मेरे से। अभी भी नहीं चली। चलिए क्लास को दोबारा, एक सेकंड में। दिखाई नहीं दे रहा ना मैं? साउंड आ रही है? चलिए आप लाइन पे रहिएगा, मैं इसको करेक्ट कराता हूँ जरा। ठीक है, और करते हैं अभी स्टार्ट।